नमस्कार दोस्तों। मैं स्वतंत्र कुमार आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बिल्डिंग मटेरियल के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीमेंट को डिस्कस करेंगे। सीमेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि सीमेंट का जो वेटेज है पूरे बिल्डिंग मटेरियल के सब्जेक्ट में वो ज़्यादा होता है। अगर हम मान के चलें तो ऐसा समझिए कि लगभग लगभग ये 25% का वेटेज रखता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एई का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे ईएससी का एग्जाम हो। किसी भी एग्जाम में इसका वेटेज जो है सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 25%। तो आज का जो डिस्कशन है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को या सीमेंट को हम जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी डीप में पढ़ेंगे, ताकि हमें वो बेहतर समझ में आए और बिल्डिंग मटेरियल्स के जो क्वेश्चन सीमेंट से रिलेटेड होंगे उसे हम जो है अच्छे से डील कर पाए। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं सीमेंट का टॉपिक। चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं सीमेंट। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है जिसके अंदर कोहेशन और एडहेशन दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है। यानी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को बाइंड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इसमें हमने दो बातें आपको बताई। एक मैंने बोला कि सीमेंट क्या है, एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है जिसके अंदर कोहेशन यानी बाइंडिंग प्रॉपर्टी, एडहेशन यानी अटैचमेंट, ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि कोहेशन और एडहेशन क्या है। कोहेशन और एडहेशन जो है ये किसी भी मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है ये रिलेटिव होती है, कोई एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी मटेरियल के अंदर दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। कभी कोई प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, कभी कोई प्रॉपर्टी कम होती है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। यानी इसलिए हम इसको रिलेटिव बोल रहे हैं कि कभी कोहेशन एडहेशन से ज्यादा होगा या कभी एडहेशन कोहेशन से ज्यादा होगा। तो आप जानते हैं कि जैसे अगर सपोज दैट कोहेशन कोहेशन की बात करें तो कोहेशन का मतलब होता है कि जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है तो उसे हम कोहेशन बोलते हैं। यानी अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। एडहेशन मीन्स attraction force between different molecules अगर जो है कोहेशन ज्यादा होगा एडहेशन से, तो आप जानते हैं ये क्या करेगा, नॉन वेटिंग होगा या नॉन स्टिकी होगा। और अगर एडहेशन जो है कोहेशन से ज्यादा होगा तो इसके अंदर वेटिंग प्रॉपर्टी आती है। यानी ये जो है किसी दूसरे मटेरियल से चिपक जाएगा, दूसरे मटेरियल से अटैच हो जाएगा। तो यानी यहां पर ध्यान ये देने वाली बात है कि जो हम सीमेंट की बात कर रहे थे कि सीमेंट एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है जिसके अंदर कोहेशन यानी बाइंडिंग प्रॉपर्टी, एडहेशन और अटैचमेंट यानी एडहेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कहां से प्राप्त होती है? क्रशिंग ऑफ क्लिंकर्स
that made by burning of desired proportions of calcareous and argillaceous raw material at high temperature in a rotary kiln is called as cement. ये कह रहा है कि सीमेंट एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जिसके अंदर एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो उसमें कोहेशन और एडहेशन दोनों के कारण होता है। और दूसरी बात ये बोली कि जब हम क्लिंकर्स का मतलब यहां पर हम रॉ लैंग्वेज में से समझ सकते हैं कि क्लिंकर्स का मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ सीमेंट, पार्टिकल ऑफ सीमेंट या पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल, जिसको हम एक डिजायर टेम्परेचर पर डिजायर प्रोपोर्शन में मिलाते हैं। अब क्या क्या मिलाते हैं यहां पर ध्यान देने, कैलकेरियस एंड आर्जिलेसियस मटेरियल। कैलकेरियस एंड आर्जिलेसियस मटेरियल ये रॉ मटेरियल की तरह इसमें इस्तेमाल होता है, तो अभी उसको हम डिस्कस करेंगे कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मटेरियल क्या है, अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां पर ये ध्यान दें कि कैसे ये कोहेशन या कैसे ये एडेशन का काम करता है। उस चीज को समझते हैं कि कोहेशन और एडेशन कैसे ये काम करता है। अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि ये एक ब्रिक है, तो इस ब्रिक के ऊपर जो है हमने जो है सीमेंट को अटैच कर दिया, यहां पर लगाते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर दूसरे ब्रिक को हम प्लेस करते हैं। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, यहां पर ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी दे रहा है। यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी सीमेंट को मिल रही है, जिसके कारण एक ब्रिक से दूसरा ब्रिक जुड़ पा रहा है। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। तो आप यहां पर जो है फिर इसको जो है इस सीमेंट को अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आ रही है उसके अटैचमेंट के कारण। ये प्रॉपर्टी आ रही है अटैचमेंट के कारण। यानी ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी आई आपकी, जैसा हमने बात किया था, बाइंडिंग प्रॉपर्टी आई, बराबर बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ रही है आपकी कोहेशन के कारण, और अटैचमेंट वाली जो प्रॉपर्टी आ रही है वो एडेशन के कारण है। तो आप देखें यहां से, यहां अटैचमेंट ये आ रही है आपकी एडेशन के कारण, और ये जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ रही है ये आपकी आ रही है कोहेशन के कारण। तो सीमेंट के अंदर एडेशन और कोहेशन दोनों पाया जाता है। अब ये क्यों पाया जाता है, एडेशन या कोहेशन, बाइंडिंग प्रॉपर्टी क्यों आ रही है, ये अभी हम आगे जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे तो हमको ये इसकी बारे में जानकारी मिल जाएगी कि ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक बात आ रही है कि ये जो है कैलकेरियस और आर्जिलेसियस रॉ मटेरियल के को मिक्स करने पर, एक डिजायर्ड प्रोपोर्शन में मिक्स करने पर मिलता है। और अब देखिए यहां पर हम भी अभी कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मटेरियल को भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि वो सीमेंट का रॉ मटेरियल है, तो इसलिए उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। फिर ये कह रहा है कि सीमेंट was made for first time by जोसेफ एस्पेडिन। जोसेफ एस्पेडिन एक इंजीनियर थे जिन्होंने इस सीमेंट को आज से करीब लगभग 200 साल पहले, ऑलमोस्ट 200 साल पहले जो है सीमेंट को बनाया था। तो सीमेंट यानी सीमेंट को बहुत पुराना मटेरियल नहीं है, बहुत नया मटेरियल है, 200 साल का ही समय हुआ है। और जब इन्होंने ये सीमेंट बनाया था तो ये सीमेंट जब हार्डन हुआ, हार्डन होने के बाद ये उस एस्पेडिन जो है पोर्टलैंड में रहते थे, तो पोर्टलैंड में एक चट्टान थी, वो ये सीमेंट जो उन्होंने बनाया, ये हार्ड होने के बाद ये उसी चट्टान की तरह क्या कर रहा था, रिजेंबल कर रहा था, दिख रहा था। इसलिए उन्होंने इस सीमेंट का नाम ओपीसी रखा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये बात थी आपकी, क्या है, सीमेंट इज एन आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल जिसके अंदर कोहेशन और एडेशन दोनों प्रॉपर्टी पाई जाएगी,
जो कैसे बन रहा है, वो कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलेसियस मटेरियल को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाने पर प्राप्त होता है, जिसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एक टेम्परेचर देते हैं उसको, कहाँ पे, रोटरी क्लीन में। अब ये टेम्परेचर क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो वहां हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका सीमेंट का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि ये जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है सीमेंट में वो क्या क्या है। अब सीमेंट का जो रॉ मटेरियल है, आप देखिएगा ध्यान से, कैलकेरियस कंपाउंड एंड आर्जिलेसियस कंपाउंड। बात करते हैं कैलकेरियस कंपाउंड की। तो कैलकेरियस कंपाउंड जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना होता है, इसके यानी इसके अंदर जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। अब इस कैल्शियम और मैग्नीशियम के पाए जाने के कारण जो है इसके अंदर जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। आपने सुना होगा कि जो लाइम है, यानी जब सीमेंट इस्तेमाल नहीं होता था तो उससे पहले लाइम का इस्तेमाल किया जाता था, और लाइम एक नेचुरल मटेरियल है। तो लाइम के अंदर खुद में एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी रहती थी, और आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में कभी ना कभी देखा होगा कि जो कैल्शियम का जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम के जो कंपाउंड बनते हैं वो उसके अंदर स्टिकी प्रॉपर्टी पाई जाती है, स्टिकी प्रेसिपिटेट होता है, आपने एनवायरनमेंट में भी करके देखा होगा। और जो मैग्नीशियम होता है, जैसे कि मैग्नीशियम की हम बात करें कि मैग्नीशियम के अंदर भी स्टिकी प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर भी बाइंडिंग नेचर होता है। ये चीज आपने अगर एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा तो आप एलम की बात करें तो एलम में आपने देखा होगा कि जब एलम रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्टिकी प्रेसिपिटेट होता है। यानी कहने का मतलब है कि जहां जहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाएंगे वहां पर जो है स्टिकी नेचर यानी बाइंडिंग प्रॉपर्टी अपने आप आ जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, कैलकेरियस कंपाउंड को उठाया। अगर सॉइल मैकेनिक्स में थोड़ा सा बहुत देखें तो आप देखेंगे कि जो कई कई सॉइल हैं जिसमें स्लाइटली सीमेंट में हम बोलते हैं कि स्लाइटली सीमेंटेड विथ कैल्शियम कंपाउंड, तो कई सॉइल है जिनके अंदर जो है ये क्या होता है, बाइंडिंग नेचर आता है। तो यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम जहां भी उपलब्ध होगा उसके अंदर जो है ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी आएगी ही आएगी। तो अब देखिए कैलकेरियस कंपाउंड में क्या क्या है। पहला है लाइमस्टोन, जो पूरा का पूरा कैल्शियम से ही बना हुआ है, नाम में ही लाइम लिखा हुआ है, ठीक है, ये लाइम है, लाइम स्टोन, यहाँ पे एम रहेगा, लाइम स्टोन, नाम में ही लाइम है तो यानी ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर जो है कैल्शियम कंपाउंड है। और एक बात आप पूरे इंजीनियरिंग में ध्यान रखिएगा कि चीजों का आधा मतलब या उनकी आधी जानकारी किसी भी पॉइंट की या किसी भी टॉपिक की वो उसके नाम में ही छिपी होती है। तो नाम पे आप विशेष कर कंसंट्रेट करिएगा कि नाम में जो बात है वो आधा के आधा उसके बारे में वो सेल्फ एक्सप्लेन कर देता है, अपने आप बता देता है। फिर उसके बाद आप चाक है, मार्ल है, मार्ल सॉइल आपने पढ़ा होगा सॉइल मैकेनिक्स में, ठीक है, जिसमें कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कंकार है, मरीन सेल है, सीमेंट रॉक है, अल्कली वेस्ट है, ठीक है। तो ये आपके जो है कैलकेरियस कंपाउंड है। और दूसरा जो कंपाउंड है वो है आर्जिलेसियस कंपाउंड, यानी ये कह रहा है कि कंपाउंड हैविंग सिलिका एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड्स, सिलिका एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड्स, सिलिका एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड। अब सिलिका के अंदर भी जो है कोहेसिव नेचर होता है। ये चीज आपने देखा होगा कि जब क्ले के मिनरल्स को हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पे सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट या सिलिका ऑक्टाहेड्रन यूनिट मिलता है, तो उसी के कारण जो है सीमेंट क्ले में कोहेसिव नेचर आती है। तो यानी कहने का मतलब है कि सिलिका में भी एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी मौजूद होती है, ठीक है। इस कारण से भी हम सिलिका जो कंपाउंड अपने पास रखते हैं उनको भी हम जो है इस्तेमाल करते हैं सीमेंट को बनाने के लिए। तो कौन कौन से कंपाउंड है, क्ले है, आपका सेल है, स्लेट है, बॉक्साइट है, एस है, ठीक है। तो हमने अभी जो पहला इसके पहले देखा तो हमने कहा कि कैलकेरियस कंपाउंड और आर्जिलेसियस कंपाउंड को क्या करेंगे, हम
मिला देंगे, उनको एक डेफिनेट टेम्परेचर देंगे, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट निकलेगा वो सीमेंट निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या है कि अब समझो ऐसे कि हमने हमने क्या किया, हमने माल उठाया, सेल उठाया, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा, सीमेंट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझ रहे हैं कि हमने माल उठाया, सेल उठाया, उनको आपस में मिक्स कर दिया, तो हमको सीमेंट मिल जाएगा। हाँ, ये मिक्सिंग का प्रोसेस क्या होगा, कितने स्टेप में मिक्सिंग करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारा का सारा प्रोसेस हम मैन्युफैक्चरिंग में, जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो वहां पर हम इसको स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल बस इतना रॉ लैंग्वेज में समझते हैं कि माल को उठाया, सेल को उठाया, आपने मिक्स किया, आपको क्या मिल जाएगा, सीमेंट मिल जाएगा। या तो फिर आपने लाइम स्टोन उठाया, क्ले उठाया, उसको आपस में मिक्स किया, तो हमको क्या मिल जाएगा, सीमेंट मिल जाएगा। तो सीमेंट जो है आर्जिलेसियस और कैलकेरियस कंपाउंड को मिलाने से ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस आर्जिलेसियस और कैलकेरियस कंपाउंड को जब मिलाते हैं तो हमें जो है सीमेंट प्राप्त होता है। और उस सीमेंट में क्या क्या अलग अलग कंपाउंड पाए जाते हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि सीमेंट की जो प्रॉपर्टी आनी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उन्हीं कंस्टिट्यूएंट से आनी है। और उसके अंदर, सीमेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट जा रहा है वो कहां से जा रहा है, वो कैलकेरियस कंपाउंड और आर्जिलेसियस कंपाउंड के मिलाने से ही वो कॉन्स्टिट्यूएंट वहां पर हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं कि सीमेंट में क्या क्या पाया जाता है, और सारे कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा कि बिल्डिंग मटेरियल के प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर्टी की जानकारी होना बहुत अच्छे से जरूरी है, उसकी प्रॉपर्टी की जानकारी डिटेल में होना जरूरी है। तो हम चीजों को डिटेल में ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, ओपीसी। अब यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो भी शुरुआत में हम डिस्कस करेंगे वो सारा का सारा डिस्कशन ओपीसी को लेकर ही होगा। अगर ओपीसी से अलावा, ओपीसी के अलावा कोई और भी सीमेंट अगर आएगा तो उस सीमेंट के बारे में उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा, उस सीमेंट की बारे में उस जानकारी अलग से दी जाएगी। जब तक हम सीमेंट सीमेंट चलते रहेंगे, जब तक हम सीमेंट कहते रहेंगे, तब तक आप ये मान के चलिएगा कि हम ओपीसी की ही बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसको किसने बनाया था, एसपीडी ने बनाया था। तो अब देखो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट को मैंने दो भागों में बांटा है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये हालांकि कोई बंटवारा अलग से नहीं है, ये बस बंटवारा इस आधार पे किया गया है कि किसका, जिसके परसेंटेज ज्यादा है उसको हमने प्राइमरी में डाला है, जिसके परसेंटेज कम है उसको हमने सेकेंडरी में डाला है। या आप दूसरी तरह से ऐसे कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देते हैं सीमेंट को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंस रखते हैं उसकी प्रॉपर्टी के लिए, उसको हमने डाला है प्राइमरी में। और जो जो कम अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं सीमेंट की प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए, सीमेंट की प्रॉपर्टी को बताने के लिए, उसको हमने सेकेंडरी में डाला है। या दूसरी तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें सेकेंडरी में कुछ ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमें चाहिए नहीं, जो हमें जरूरत नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी मौजूद है। और क्यों मौजूद है इसको भी समझना जरूरी है। अभी आगे देखते हैं कि क्या ऐसे क्यों क्यों ये चीज, जो चीज नहीं चाहिए वो भी मौजूद है, क्यों है ऐसा। ठीक है, तो अब इनको एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट को उठाते हैं और उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या क्या प्रॉपर्टी सीमेंट को प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी सीमेंट को देंगे जिससे हमारा सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल वर्क करेगा। ठीक है, और सीमेंट को इस्तेमाल करने लायक बनाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब पहले कॉन्स्टिट्यूएंट की, जिसका नाम है लाइम। ठीक है, लाइम। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है लाइम। लाइम का जो परसेंटेज है वो 60 to 67 तक होता है। कहीं कहीं लिटरेचर में आपको ये 59 to 63 मिल जाएगा, कहीं कहीं पे 60 to 65 मिल जाएगा, कहीं पे 60 से लेके 64 65 तक मिल जाएगा। तो इसका कोई डेफिनेट रेंज नहीं है, हम 62 से 67 लेके चल रहे हैं।
तो क्योंकि ये एक रेंज है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये रेंज जो है यहीं से लेके इसी के बीच में वेरी करेगा, इस रेंज का वेरिएशन यही होगा, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पे ये वैल्यू अलग आपको मिल सकती है, तो उसका कोई उसके उसमें कोई बॉदर करने वाली बात नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये लाइम करता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। पहला फंक्शन है कि ये बाइंडिंग नेचर देता है सीमेंट को, यानी सीमेंट के अंदर जो बाइंडिंग नेचर आ रहा है, जो कोहेसिव नेचर आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है, वो लाइम के कारण आ रहा है। अब अगर इसके अंदर बाइंडिंग नेचर आ गया, यानी ये क्या किया कि मटेरियल को अच्छे से बाइंड करा दिया, तो जब बाइंड करा देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा, और क्या आ जाएगी, साउंडनेस आ जाएगी। स्ट्रेंथ आ जाएगा और साउंडनेस आ जाएगी। अब बात यह है कि स्ट्रेंथ क्या होता है, साउंडनेस क्या होती है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि बिल्डिंग मटेरियल के प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपके मटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में आपको डिटेल में पता होना जरूरी है, कि हर शब्द का क्या मतलब होता है, उस शब्द की जानकारी होना आपको बेहद जरूरी है। तो हम बात करते हैं यहां पर स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ समझते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ अगर स्ट्रेंथ को हम एक रॉ लैंग्वेज में बात करें तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग, यानी कहने का मतलब यह है कि ग्रेजुअल लोडिंग के अगेंस्ट, यानी ग्रेजुअल लोडिंग का विरोध करने के लिए मटेरियल जो भी प्रॉपर्टी शो करेगा, ग्रेजुअल लोडिंग के विरोध करने के लिए मटेरियल जो भी प्रॉपर्टी शो करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, रॉ लैंग्वेज में स्ट्रेंथ कहेंगे। अब बात यह आती है कि अगर यहां पे लोडिंग का टाइप चेंज कर दें, अगर हम यहां पे लोडिंग का टाइप चेंज कर दें तो क्या ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी, नहीं। अगर हम लोडिंग का टाइप चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टी बदल जाएगी। अगर सपोज दैट यहां पर ग्रेजुअल लोडिंग की जगह हमने इंपैक्ट लोडिंग कर दी, तो यही प्रॉपर्टी जो स्ट्रेंथ है, यही प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी टफनेस, ठीक है। अगर हम इस लोडिंग को फिर बदल दें, अगर यहां पे जो लोडिंग है वो हो जाए हमारा वियर एंड टियर, या कह सकते हैं एब्रेजन, यानी रेजिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टियर या रेजिस्टेंस अगेंस्ट अब्रेजन, तो वही प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी हार्डनेस। यानी आपको यह ध्यान रखना डियर कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में बताएं तो उस प्रॉपर्टी के मीनिंग आपको डिटेल में अच्छे से पता होनी जरूरी है, नहीं तो इंजीनियरिंग में बवाल हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देना कि स्ट्रेंथ को हम समझते रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग, लोडिंग का टाइप चेंज करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, ठीक है। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी और आ रही है जिसका नाम है साउंडनेस। साउंडनेस, साउंडनेस का क्या मतलब है। साउंडनेस कहता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज, यानी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो वॉल्यूम को चेंज होने, यानी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होने का विरोध करता है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं साउंडनेस, यानी रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज, यानी जो वो प्रॉपर्टी जो वॉल्यूम के चेंज होने का विरोध करती है वो क्या कहलाती है, साउंडनेस कहलाती है, ठीक है। यानी सीमेंट क्या देगा, सीमेंट का काम, ये लाइम क्या करेगा, लाइम का काम है बाइंडिंग नेचर देना सीमेंट को, स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना और साउंडनेस देना, ठीक है। चलिए ठीक है, यानी दोनों प्रॉपर्टी अच्छी हैं, वॉल्यूम चेंज भी आपको चाहिए नहीं चाहिए मटेरियल के अंदर,
और आप चाहते हैं फाइनली क्या कि मटेरियल स्ट्रेंथ ही तो दे, आपको स्ट्रेंथ ही तो चाहिए। तो लाइम के कारण जो है सीमेंट में स्ट्रेंथ आता है। अब बात ये आती है कि जब ये स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड कर रहा है ये लाइम, तो हम इसकी मात्रा को बढ़ा दें। भाई दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा कि अगर ये अच्छी चीज है, ये स्ट्रेंथ दे ही रहा है और साउंडनेस भी दे रहा है, दोनों अच्छी प्रॉपर्टी है, तो इसको बढ़ा देते हैं। चलिए बढ़ा देते हैं। तो हमने कहा कि जब जब ये लाइम एक्सेस में हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा कहां से हो जाएगा, ज्यादा इस लिमिट से, इस रेंज से ज्यादा अगर हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। अगर ये ज्यादा हुआ तो स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगा लेकिन सीमेंट को अनसाउंड कर देगा, सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। तो इससे क्या दिक्कत है भाई, स्ट्रेंथ तो बढ़ा रहा है ना, स्ट्रेंथ ही तो चाहिए, सीमेंट को अनसाउंड कर दे रहा है तो क्या दिक्कत है, अनसाउंड करने दो। ठीक है, तो अगर हम उसको अनसाउंड रहने देंगे तो दिक्कत क्या है उस बात को समझते हैं कि क्यों हमें अनसाउंड सीमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जानना, ये प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है। ठीक है, कि अनसाउंड क्यों नहीं रहना चाहिए हमारा सीमेंट। ठीक है, इसको समझते हैं तब हमको समझ में आएगा कि साउंडनेस और अनसाउंडनेस हमें चाहिए क्यों, साउंडनेस हमें क्यों चाहिए, अनसाउंडनेस क्यों नहीं चाहिए, क्यों हम इसकी मात्रा को इस पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने एक जो है मेंबर कोई चूज किया, सपोज दैट ये एक मेंबर है। ठीक है, जो दोनों एंड पर फिक्स्ड है या रिस्ट्रेंड है, रुका हुआ है। मान लीजिए सपोज दैट ये कॉलम है। ठीक है, अब ये कॉलम है, हमने सीमेंट की मात्रा बढ़ा दी। ये कॉलम कॉलम क्या होगा, सीमेंट से ही तो बना है, सीमेंट और एग्रीगेट या सैंड और भी मटेरियल है, हम फिलहाल सीमेंट को डील कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं ये कॉलम कैसे बना हुआ, सीमेंट का बना हुआ। अब कह रहे हैं कि सीमेंट की मात्रा को उस जो रेंज डिफाइंड है उस डिफाइंड रेंज से ज्यादा कर दिया। जब सीमेंट को उस रेंज से ज्यादा कर देंगे तो कह रहा है कि सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। सीमेंट अनसाउंड होने का क्या मतलब है भाई, अनसाउंड यानी ये जो रेजिस्टेंस है, नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज, नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज, यानी वॉल्यूम चेंज के अगेंस्ट कोई भी रेजिस्टेंस ये नहीं देगा। ठीक है, तो इस बात से इतना चिंतित क्यों है, आइए समझते हैं कि इस बात से दिक्कत क्या है, अनसाउंड होने से क्या दिक्कत है। ठीक है, अब सपोज दैट सीमेंट की मात्रा आपने जो रेंज डिफाइंड है उस रेंज से ज्यादा कर दी, सीमेंट की मात्रा उस रेंज से ज्यादा कर दी, तो इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, इसमें एक्सपेंशन आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपने इसको क्या कर रखा है, रिस्ट्रेन कर रखा है, यानी ये आपके वॉल्यूम को क्या करने देगा, बढ़ने नहीं देगा। और लेकिन सीमेंट का वॉल्यूम बढ़ना चाह रहा है, तो जब ये एक्सपेंड करेगा तो ये क्या करेगा, इस पे स्ट्रेस अप्लाई करेगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। और जब वो स्ट्रेस जो है परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। सपोज दैट ये क्रैक्स इसके अंदर जनरेट हो गया, वॉल्यूम बढ़ता रहा, उसने विरोध करता रहा, और वो उसके अंदर की स्ट्रेस क्या हुई, डिफॉर्मेशन का विरोध हो रहा है, डिफॉर्मेशन का विरोध हो रहा है तो स्ट्रेस जनरेट होगा। अब ये डिफॉर्मेशन का विरोध, डिफॉर्मेशन बढ़ता गया, विरोध बढ़ता गया, स्ट्रेस बढ़ता गया, और सपोज दैट स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि वो अपने परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो गया, तो इसके अंदर क्या जनरेट करा देगा, क्रैक्स जनरेट करा देगा। ठीक है, क्रैक्स जनरेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये क्रैक्स जो जनरेट हुआ, अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें, इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर इतने पोर्शन में क्रैक्स जनरेट है, इतने पोर्शन में क्रैक्स जनरेट है। ठीक है, अब ये क्रैक्स जनरेट हो गया, तो अब आप एक बात बताइए कि ये जो कॉलम था ये तो लोड ट्रांसफर कर रहा था, ये नीचे नीचे फुटिंग होगी, वो सब चीजें हमने बनाई नहीं है, मान के चलते हैं इसके नीचे फुटिंग हुई, तो यहां से लोड ट्रांसफर हो रहा है। अब ये इतना पोर्शन जो है, ये पोर्शन क्रैक हो गया है। ठीक है, तो आप ये बात बताइएगा कि क्या यहाँ पे जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो कितना होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, यहां से जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो लोड कम होगा या ज्यादा होगा। तो वो जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो डियर वो सेम रहेगा, जो लोड ट्रांसफर हो रहा था
वो लोड सेम ही रहेगा, ठीक है, वो लोड जो ट्रांसफर हो रहा था वो सेम हो रहा था। एक बात और जान लेते हैं कि ये जो लोड ट्रांसफर होता है किसी भी मेंबर के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर, वो हमेशा ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट के थ्रू होता है। ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट से वो लोड ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो अब आप यहां पे ध्यान देना, तो इतने पोर्शन में आ गया है क्रैक्स, तो आपका जो ग्रेन जुड़ा हुआ है, यानी आपका जो ग्रेन है वो केवल यहां पर कनेक्टेड है, तो यहां से लोड ट्रांसफर होगा, ठीक है। और इतने पोर्शन में क्रैक आया है, यानी कहने का मतलब यह है कि लोड ट्रांसफर होने के लिए जो एरिया इस पर्टिकुलर सेक्शन पे बच रहा है, वो लोड ट्रांसफर होने का एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो जब एरिया कम हो गया डियर, तो P बाई ए आप जानते हैं, अब ये एरिया रिड्यूस कर रहा है तो ये स्ट्रेस के बराबर होता है, तो ये स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये स्ट्रेस जो है अपने डिजाइन स्ट्रेस से ज्यादा हो गया, अगर ये स्ट्रेस की वैल्यू डिजाइन स्ट्रेस से ज्यादा हो गई, तो ये पर्टिकुलर मेंबर यहां से क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। समझ में आ रहा, यानी अब आपको खतरा है कि क्या करा देगा ये फाइनली, ये अनसाउंडनेस ये फाइनली क्या करा रहा है, फाइनली ये सबसे पहले क्रैक्स जनरेट करा रहा है, क्रैक जनरेट करा रहा है, और फाइनली ये क्या कर रहा है, मेंबर को डिसइंटीग्रेट करा रहा है, ठीक है, यानी मेंबर को क्या कर दे रहा है, फेल करा दे रहा है। इसलिए अनसाउंडनेस जो है हमको मेंबर के अंदर या मटेरियल के अंदर नहीं चाहिए होता है। अनसाउंडनेस इसलिए क्या होता है, खतरनाक होता है, इसलिए अनसाउंडनेस हमको नहीं चाहिए। तो इसलिए जब हमने सोचा कि सीमेंट की मात्रा को बढ़ा दें, स्ट्रेंथ दे रहा है तो अच्छी बात है, मात्रा को उसको बढ़ा दें, बढ़ाने से वो क्या हुआ, अनसाउंड हो गया। अनसाउंड होने के बाद वो फाइनली मेंबर को क्या किया, डिसइंटीग्रेट करा दिया, फेल करा दिया। तो हम ऐसा चाहते नहीं कि मेंबर फेल हो, हम तो चाहते कि मेंबर जैसे बनाया है, जिस काम के लिए बनाया है उस काम को करता रहे, ठीक है, ओके। तो यानी कहने का मतलब है कि इसलिए जो है हमको ये अनसाउंडनेस नहीं चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अच्छा, जब ये अनसाउंड कर रहा है तो फिर दिमाग में आता है, फिर हम सोचते हैं कि अनसाउंड कर रहा है तो इसकी मात्रा को घटा दीजिए। अब जब हम इसकी मात्रा को घटा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दे रहा है, स्ट्रेंथ को क्या कर दे रहा है, कम करा दे रहा है, और सीमेंट को क्विकली सेट करा दे रहा है, सीमेंट को जल्दी सेट करा दे रहा है। यानी सीमेंट को क्या कर रहा है, ये जल्दी सेट करा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर लाइम की मात्रा हम कम कर रहे हैं तो आपका सेटिंग टाइम जो है वो भी क्या कर जा रहा है, घट जा रहा है, ठीक है, ओके। उसका सेटिंग टाइम भी क्या कर रहा है, घट जा रहा है। अब यहां पे बात ये कर समझते हैं कि जो सीमेंट अनसाउंडनेस दे रहा है, सीमेंट जो अनसाउंडनेस दे रहा है वो क्यों दे रहा है, उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है कि सीमेंट अनसाउंड हो जा रहा है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हमने इस्तेमाल किया है लाइम, ठीक है, हम लाइम को पढ़ रहे हैं। तो लाइम मिलता कैसे है, लाइम मिलता है, हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन को हमने क्या किया, 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, कहां पे, किन में। ये किन क्या है, ये हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट का आगे लेक्चर में देखेंगे, तो वहां पर हम इसको समझेंगे किन क्या होता है। तो जब इसको 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आप क्विक लाइम या लाइम, ठीक है, क्विक लाइम, ठीक। अब ये जो क्विक लाइम है ये पानी के प्रति जो है, पानी से बहुत विग्रस रिएक्शन करता है, ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। तो ये जो क्विक लाइम है, आपको क्विक लाइम आपको देखने को मिल जाएगा, आप किसी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे जाएंगे तो वहां पर जो पेंटिंग होती है या फिर अगल बगल आप देखेंगे तो आपके मकान की पेंटिंग चल रही होती है, तो इसी लाइम की वजह से, इस लाइम से चल रही होती है। तो वहां पे देखेंगे कि लाइम जो है, जो आता है ऐसे चंक्स के फॉर्म में, ऐसे लंप्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और जब उस लाइम के ऊपर जैसे ही पानी आप डालते हो, जैसे ही पानी डालते हो, वो लाइम जो है विग्रस रिएक्शन करता है, तुरंत रिएक्शन करता है, और जो उसका रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी कहने का मतलब है कि उसमें से हीट इवाल्व होती है और वो तुरंत क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आपने जो है, आप एक लाइम का चंक्स लेके आए,
ठीक है। और आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर पानी को ड्रॉप किया, ठीक है, पानी को ड्रॉप किया। जैसे ये पानी ये जैसे इसको पानी से मुलाकात हुई, वैसे ही ये क्या करेगा, वैसे ही ये तुरंत जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू कर जाएगा, यानी ये एक्सपेंड करना शुरू हो जाता है। और इसमें से क्या निकलता है, हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलता है, ठीक है, वाटर वेपर निकलते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये तुरंत क्या करता है, एक्सपेंड कर जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लाइम को समझें, तो लाइम को अगर हम समझें तो आप यहां देख सकते हो कि लाइम जो है जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, ये क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये लाइम जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट किया, ये क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड का वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है उसे हम हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान देना कि ये कैल्शियम ऑक्साइड आपने पानी डाला, तुरंत यह क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। यानी कहने का मतलब यहां से ये देखा गया, देखो यहां पे ये आपका जो है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। आपने जो है इसके ऊपर पानी डाला तो ये बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यानी ये जो आप यहां पे देखेंगे तो ये इतने फॉर्म में चंक्स में था, इतने लम्ब के फॉर्म में था, और ये अब जैसे ही पानी के साथ रिएक्शन किया फूल गया, यानी फैल गया। यानी यहां से ये हम कह सकते हैं कि सपोज दैट मान लिया हमने कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका वॉल्यूम है V, और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम हो रहा है वो V1 हो जा रहा है। तो यहां से आप जब भी देखेंगे, ये ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा कि V1 जो है V से ज्यादा होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ CaO इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ CaOH, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि लाइम जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा, एक्सपेंसिव रिएक्शन होगी। एक्सपेंसिव रिएक्शन होने के कारण इसके अंदर ये क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम में बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और यही वॉल्यूम इंक्रीमेंट तो क्या कहलाता है, अनसाउंडनेस तो कहलाता है, ठीक है, अनसाउंडनेस। यही तो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट ही क्या कहलाता है, अनसाउंडनेस कहलाता है। तो इस वजह से जो है लाइम के कारण जो है सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस आती है जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में तो एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा, इसलिए जब एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो इसलिए वो क्या हो जाता है, सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। तो अनसाउंडनेस से हमको दिक्कत होती है, अनसाउंडनेस से किसी भी मटेरियल, किसी भी मेंबर को दिक्कत होती है, वो फाइनली डिसइंटीग्रेट कर जाता है। और ये अनसाउंडनेस किस वजह से आ रहा है, लाइम के कारण, ये आपके इस पर्टिकुलर कंपाउंड के बनने के कारण आ रहा है। अगर ये ज्यादा मात्रा में होगा तो ज्यादा बनेगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा इंक्रीज करेगा। एक बात आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि कहीं भी पूरे बिल्डिंग मटेरियल के दौरान अगर कहीं भी आपको वॉल्यूम में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, यानी वॉल्यूम में चेंज दिखाई दे, वॉल्यूम बढ़ रहा हो चाहे वॉल्यूम घट रहा हो, अगर वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है तो वो समझ लीजिए खतरे की घंटी है, यानी उस चीज से डरना है आपको। यानी वो केवल और केवल नुकसान ही कराएगा आपके मटेरियल का, आपके मेंबर का, वो केवल और केवल नुकसान ही कराएगा। तो ये अनसाउंडनेस जो है वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, मेंबर को दिक्कत हो रही है, मेंबर के अंदर क्रैक्स जनरेट हो रहा है, और मेंबर फाइनली क्या कर रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हमने क्या देखा लाइम में, फिर से एक बार देख लेते हैं। लाइम के अंदर जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, और क्या करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ध्यान रखेंगे, स्ट्रेंथ देता है, और क्या देता है, साउंडनेस देता है, यानी रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज देता है। और अगर हम इसकी मात्रा को बढ़ा दें, क्योंकि स्ट्रेंथ देना अच्छी बात है तो हम उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए सोचते हैं, अगर इसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं तो ये सीमेंट को अनसाउंड कर देता है। स्ट्रेंथ तो बढ़ाता है लेकिन सीमेंट को अनसाउंड कर देता है। तो सीमेंट को अनसाउंड करने से क्या दिक्कत है, अभी हम लोगों ने देखा। अब सीमेंट को जब अनसाउंड किया तो भाई ज्यादा बढ़ाने पर तो ये फिर दिमाग में आया कि इसको कम कर देते हैं, तो कम कर देंगे तो इसके क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। और स्ट्रेंथ रिड्यूस होने के साथ साथ ये सीमेंट जल्दी सेट कर जाता है, ठीक है, सीमेंट क्विकली सेट कर जाता है, ठीक है। अब ये सीमेंट क्विकली सेट कर जाता है, अब
सीमेंट जल्दी सेट कर जाता है। ये सेट का क्या क्या मतलब है, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। सेटिंग, अभी हमने सेटिंग को पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी खाली समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी टॉपिक में ये सेटिंग बार बार आएगी, उसको समझने के लिए हम बस थोड़ा सा समझते हैं कि सेटिंग वैसे होता क्या है। तो हाँ, अगर हम सेटिंग की बात करें तो हम इसको रॉ लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी, लॉस ऑफ प्लास्टिक, लॉस ऑफ प्लास्टिक, लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी। लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी यानी प्लास्टिसिटी का लूज कर देना, प्लास्टिसिटी का लूज कर देना ही क्या कहलाता है, सीमेंट कहलाता है। प्लास्टिसिटी का लूज करने का क्या मतलब है, प्लास्टिसिटी लूज करने का से क्या तात्पर्य है उसको समझते हैं। अगर कोई भी मटेरियल अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर देता है तो मटेरियल को हम जो है, मटेरियल के ऊपर हम काम नहीं कर पाएंगे, मटेरियल के ऊपर हम काम नहीं कर पाएंगे। कौन सा काम करना है, सीमेंट के रेस्पेक्ट से देखें तो सीमेंट को हमें कंक्रीट के रूप में इस्तेमाल करना है, मोर्टार के रूप में इस्तेमाल करना है। तो अगर जब उनको इस्तेमाल करना है तो आप देखिए कि सीमेंट को इस्तेमाल करना है मोर्टार या कंक्रीट के रूप में, तो उसके पहले उसके ऊपर ढेर सारे काम किए जाते हैं। जैसे कि आपको उसकी मिक्सिंग करनी होती है, मिक्सिंग करके उस पर्टिकुलर कंक्रीट या मोर्टार को ट्रांसपोर्ट करके जहां पर साइट है वहां पर ले जाना होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद उसके ऊपर प्लेसिंग करनी होती है, उसको प्लेस करना होता है, प्लेस करने के बाद कॉम्पैक्ट करना होता है, कॉम्पैक्ट करने के बाद उसको फिनिश करना होता है। तो ये सारे काम जो है हम सीमेंट के ऊपर करते हैं। तो अगर सीमेंट सेट हो गया तो वो क्या करेगा, अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर देगा, यानी वो प्लास्टिसिटी अपनी खो देगा। जब प्लास्टिसिटी खो देगा तो प्लास्टिसिटी खोने से ये होगा कि आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाओगे। आप उसके ऊपर जो सारा काम कर रहे हो, प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कॉम्पैक्शन, फिनिशिंग, ठीक है, ये सारा काम उसके ऊपर नहीं कर पाओगे। और प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि मोल्ड इजली। अगर सीमेंट प्लास्टिक है या उसके अंदर प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है तो उसको किसी भी रूप में आप आसानी से ढाल सकते हो। अभी इतना ही समझते हैं, प्लास्टिसिटी को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेटिंग का मतलब है कि लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी, यानी हम उसके ऊपर अब काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देनी है कि सीमेंट सेट होने का मतलब ये नहीं है कि सीमेंट के अंदर लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई है। इस बात का फर्क आप ध्यान रखेंगे। सीमेंट सेट हुआ है, सीमेंट सेट होने का मतलब है कि उसने अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर दी है, और इसका यह मतलब नहीं है कि उसके अंदर लोड को लेने की क्षमता, लोड को वहन करने की क्षमता आ गई है, यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी उसके अंदर अभी नहीं आई है। तो ये होता है सेटिंग का मतलब, ठीक है। तो आपको जब भी हम आगे, अभी जब भी हम सेटिंग बोलें तो आपको तुरंत सोचना है कि इसके अंदर लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, इसने इसने काम को करने से मना कर दिया, मतलब ये किसी काम को करने से मना कर चुका है, इसने अपनी प्लास्टिसिटी खो दी है, ठीक है। एक दूसरी बात यह है कि इस पूरे बिल्डिंग मटेरियल के टॉपिक में जब भी किसी प्रॉपर्टी की बात की जाएगी तो वो उसके अल्टीमेट प्रॉपर्टी या फाइनल प्रॉपर्टी की ही हम बात करेंगे। जब भी उसके किसी और प्रॉपर्टी की या इनिशियल या किसी और प्रॉपर्टी की बात करेगी जाएगी तो उसके आगे वो बात लिखी जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। अगर हम खाली आपसे बोल रहे हैं कि सेट हो गया है, सेटिंग है, सेटिंग प्रॉपर्टी आ गई है, तो इसका कहने का मतलब है कि हम उसके फाइनल या अल्टीमेट सेटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसके इनिशियल की बात की जाएगी तो इनिशियल शब्द उसके साथ लिखा जाएगा, इस बात को आप अभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम कहें कि सीमेंट सेट जल्दी हो जाता है, यानी उसकी फाइनल सेटिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है, ओके। तो ये रहा लाइन का डिस्कशन, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर। जो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है हमारा सिलिका, ठीक है। सिलिका की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा सिलिका। सिलिका का एब्रीवेशन यस से देंगे और SiO2 होता है, जिसका परसेंटेज होता है 17 टू 25, नॉट इक्वल्स टू 17 से लेके 25% तक का ये रेंज होता है, ठीक है। अब आप यहां पे देख रहे होंगे किसी भी मटेरियल की, अगर हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की हम अगर बात कर रहे हैं
तो उसके एक पर्टिकुलर रेंज की बात कर रहे हैं, वो एक रेंज में आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल जो है हम क्वेरी करके लाते हैं। तो वो रॉ मटेरियल एज इट इज लाया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, उसको आपस में मिक्स करके बर्न करके जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई होता है वो अप्लाई करके हम जो है सीमेंट को बनाते हैं। यानी हम एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग से चुन नहीं रहे। ये सिलिका को ऐसा नहीं कि हमने SiO2 उठाया उसको मिक्स किया, CaO उठाया उसको मिक्स किया, ऐसा नहीं है। हम रॉक को लेके आ रहे हैं, कैलकेरियस कंपाउंड को लेके आ रहे हैं, आर्जिलेसियस कंपाउंड को लेके आ रहे हैं, उनको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद जो है हमने जो है ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें अलग से आ रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीमेंट को प्रॉपर्टी देने के लिए, तो हमने ये चीज देखा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी उनसे निकल के आ रही है, ये प्रॉपर्टी ओवर द पीरियड हमको देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ये चीज जैसे ही हमने सीमेंट बनाया कि ये हमको देखने को मिल गई। हमने ओवर द पीरियड स्टडी किया और हमने रेंज को डिसाइड किया कि इसके बीच में अगर रेंज रहेगा तो इसमें ये प्रॉपर्टी आएगी, इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये नुकसान हो जाएगा, ये दिक्कत होगी, इससे कम रहेगा तो ये दिक्कत होगी। यानी ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन बेसिस पे है। और ये फिक्स वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चट्टान को उठा के ले आ रहे हैं, क्वेरी करके ले आ रहे हैं, उसको आपस में मिक्स कर रहे हैं, तब ये जाके बन रहा है। ठीक है, इस वजह से ये रेंज में डिफाइंड है, कोई एक फिक्स वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलिका के फंक्शंस की। तो सिलिका कहता है इट आल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। तो जैसा कि लाइम भी स्ट्रेंथ दे रहा था, सिलिका भी क्या कर रही है, स्ट्रेंथ दे रही है। इसलिए इसका भी परसेंटेज देखिए ज्यादा है, 17 से लेके 25% है। ठीक है, अब अगर ये स्ट्रेंथ दे रहा है तो फिर दिमाग में आता है कि अगर ये स्ट्रेंथ दे रहा है तो हम इसके प्रॉपर्टी को क्या कर दें, सॉरी इसके परसेंटेज को क्या करें, बढ़ा दें। बढ़ा देंगे तो अच्छी बात है, बढ़ाएंगे तो हमको क्या कर जाएगा, स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो ये क्या कर देगा, सेटिंग टाइम को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। स्ट्रेंथ बढ़ाएगा लेकिन सेटिंग टाइम को भी बढ़ा देगा। अब बात यह है कि स्ट्रेंथ बढ़ा रहे तो अच्छी बात है, बढ़ा सकते हैं, लेकिन सेटिंग टाइम को बढ़ा दे रहा है, इससे क्या दिक्कत है। अच्छा एक बात बताइएगा, यहां पर अगर हमने सेटिंग टाइम की बात की है तो ये कौन सी सेटिंग टाइम है, ये अल्टीमेट सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम की बात की है। अगर यहां पर इनिशियल सेटिंग टाइम होता तो यहां पर इनिशियल शब्द इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, ओके, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। अगर हमने सेटिंग टाइम की बात की है तो इसके फाइनल सेटिंग टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सेटिंग टाइम बढ़ा दे रहा है। अब हमको सेटिंग टाइम बढ़ाने से दिक्कत क्या है, एक आप सोच के बताइएगा, सोचिएगा कि हमको जो सेटिंग टाइम चाहिए वो सेटिंग टाइम ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। सेटिंग टाइम हमको इन जनरल अगर हम बात करें तो सेटिंग टाइम ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। अब बात ये आती है कि सेटिंग टाइम ज्यादा या कम, ये डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, आप सीमेंट को किस जगह इस्तेमाल कर रहे हो, ये बात उस पर निर्भर करती है कि सेटिंग टाइम ज्यादा होगा या सेटिंग टाइम कम होगी। समझने के लिए आप थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को देखिए कि सेटिंग टाइम ज्यादा और कम का क्या मतलब है। ठीक है, मान लेते हैं कि सीमेंट यानी जो कंक्रीट हमने सीमेंट से बनाया या जो मोर्टार बनाया, उसका ट्रांसपोर्टेशन पीरियड जो है ज्यादा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन पीरियड इज मोर। और क्या है, हाई टेम्परेचर, जहां पर हमको उसको अप्लाई करना है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, हाई टेम्परेचर। तो जब ट्रांसपोर्टेशन पीरियड ज्यादा होगा यानी उसको ट्रांसपोर्ट होने में ज्यादा समय लगेगा, तो ज्यादा समय लगेगा तो आपको काम करने के लिए भी ज्यादा समय चाहिए, तो आप नहीं चाहेंगे कि सीमेंट जल्दी सेट करे। तो जब ट्रांसपोर्टेशन पीरियड ज्यादा हो या फिर टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा होती है तो सीमेंट की सेटिंग बढ़ जाती है, तो आप सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा तो आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। तो जब इस तरह की बात आती है तो हम चाहते हैं कि सेटिंग टाइम ज्यादा हो, सेटिंग टाइम क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, हम सेटिंग टाइम ज्यादा चाहते हैं। दूसरा तरह का कंस्ट्रक्शन ऐसा हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अंडर वाटर, पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर आप ग्राउटिंग कर रहे हैं,
ग्राउटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में क्या दिक्कत है कि आपने जैसे ही मटेरियल को अप्लाई किया, जैसे ही कंक्रीट को अप्लाई किया, जैसे ही मोटार को अप्लाई किया, या जैसे सीमेंट को अप्लाई किया, तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि पानी के फ्लो के कारण जो है वो अगर सेट नहीं हुआ तो पानी के साथ वो क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो आप जो एप्लीकेशन जो अप्लाई कर रहे हो वो आपका काम ही नहीं होगा। दूसरा बात, ग्राउटिंग। ग्राउटिंग का मतलब होता है प्रेशराइज्ड कंक्रीटिंग। अभी रॉ लैंग्वेज में ऐसे समझे कि ग्राउटिंग का मतलब होता है प्रेशराइज्ड कंक्रीटिंग। तो अगर आपने ग्राउटिंग की कहीं पे, अब उस ग्राउटिंग में क्या होगा, अगर सीमेंट सेट नहीं करेगा तो अपने सेल्फ वेट के कारण वो क्या कर जाएगा, वहां से निकल जाएगा, यानी आपका ग्राउटिंग का काम भी पूरा नहीं होगा। तो आप यहां क्या कर चाहेंगे कि सेटिंग टाइम ज्यादा हो, ठीक है, सेटिंग टाइम कम हो। आप यहां पे चाहेंगे कि सेटिंग टाइम क्या हो, कम हो। तो अगर आपको ज्यादा सेटिंग टाइम चाहिए तो आप सिलिका के कंटेंट को बढ़ा दीजिए, आपको कम सेटिंग टाइम चाहिए सिलिका के कंटेंट को घटा दीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा इंक्रीज सेटिंग टाइम। यानी कहने का मतलब ये है कि ये भी प्रॉपर्टी आपको जगह जगह के हिसाब से आप कहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको सेटिंग टाइम क्या रखना है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको सिलिका के कंटेंट को बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं कि ये सिलिका क्या करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है तो हम कहते हैं कि इसकी मात्रा को बढ़ा दीजिए, इसकी मात्रा को बढ़ा दिया। तो जब इसकी मात्रा को बढ़ाया तो इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ सेटिंग टाइम भी बढ़ जाता है। और सेटिंग टाइम ज्यादा चाहिए कम चाहिए ये डिपेंड करता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा है, हम कैसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो सेटिंग टाइम ज्यादा चाहिए तो सिलिका को बढ़ा दो, सिलिका को बढ़ा दीजिए। सेटिंग टाइम कम चाहिए तो सिलिका को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, ओके। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सिलिका का कंटेंट होगा, ये सिलिका के बारे में जानकारी थी। अब हम चलते हैं अगले कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर, अगले इंग्रेडिएंट के ऊपर, ठीक है, जो है हमारा एल्यूमिना। अब यहां पे बात करते हैं एल्यूमिना, Al2O3। इसका परसेंटेज है 3 से 8 और इसका एब्रीवेशन है ए से इसको डिनोट करते हैं। इसका परसेंटेज है 3 से 8% और Al2O3 इसको बोलते हैं हम एल्यूमिना, ठीक है। ये तीसरा कंस्टिट्यूएंट है, आपने देखा होगा प्राइमरी वाले में ये था, ठीक है। इसका परसेंटेज भी ज्यादा है, ठीक है। तो लाइम, सिलिका। अब अगला जो है हमारा कंस्टिट्यूएंट या इंग्रेडिएंट है एल्यूमिना, ठीक है। अब एल्यूमिना को समझते हैं डिटेल में, ठीक। एल्यूमिना का काम क्या है, इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। यानी कहने का मतलब यह है कि एल्यूमिना जो है सीमेंट को जल्दी सेट करा देता है, क्विक सेटिंग रखता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके। फिर क्या कर रहा है, एक्ट एज अ फ्लक्स, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग क्लिंकरिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये फ्लक्स की तरह काम करता है और क्लिंकरिंग टेम्परेचर को घटाने का काम करता है। अब यहां पे बात आई, एक टर्म आ रहा है क्लिंकरिंग टेम्परेचर। हालांकि ये टर्म जो है जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे तो वहां पे ये क्लिंकरिंग के शब्द को, क्लिंकरिंग के टेम्परेचर क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वहां पर हम ध्यान से सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम अपनी जानकारी के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि टेम्परेचर at which cement clinker form, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यानी क्लिंकरिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर सीमेंट का पार्टिकल, क्लिंकर मतलब पार्टिकल, सीमेंट के पार्टिकल फॉर्म करते हैं। चलो अच्छी बात है। अब यहां पर ये कह रहा है कि ये जो है क्या करता है, क्लिंकरिंग टेम्परेचर को घटा देता है। और क्लिंकरिंग टेम्परेचर को घटा देता है तो यह तो अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि जो आपका सीमेंट फॉर्म हो रहा है उस फॉर्मेशन पे जो टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर को क्या कर दे रहा है, ये घटा दे रहा है।
तो जब टेम्परेचर को घटा दे रहा है तो आपके ईंधन की जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो फ्यूल का कंजम्पशन घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फ्यूल का जब कंजम्पशन कम हो जाएगा तो आपका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी, जो कि अच्छी बात है। सीमेंट कम कॉस्टली हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो सीमेंट का कॉस्ट कम आए। तो अब जब ये इसके कॉस्ट को घटा रहा है, कैसे घटा रहा है, क्लिंकरिंग टेम्परेचर को कम करा के। तो जब सीमेंट के जब इसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करा रहा है तो हम कह रहे हैं कि भाई इसकी मात्रा को बढ़ा दीजिए, इसकी मात्रा को हम क्या करें, बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। तो जब हम इसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, जब इसको एक्सेस में डालते हैं, तो देखा ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया कि ये सीमेंट को क्या करता है, वीक कर देता है, सीमेंट को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। ठीक है, तो अब जब सीमेंट को कमजोर कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि अच्छा सीमेंट को कमजोर कर रहा है तो इसकी मात्रा को बढ़ाइए। ठीक है, जब ज्यादा किया तो सीमेंट को कमजोर कर दिया, सीमेंट को वीक कर दे रहा है, और जब कम कर दिया तो इस सेटिंग टाइम को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये था तो क्विक सेटिंग हो रही थी, जब नहीं रहेगा तो सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, डेफिसिट होने पर क्या हो रहा है, कमी होने पर सीमेंट यानी इसकी कमी कर देंगे तो ये सेटिंग टाइम को क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर तो हम एक चीज देख रहे हैं कि ये इसको क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी दे रहा है। ठीक है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इस सीमेंट को प्रोवाइड कर रहा है एल्यूमिना। ठीक है, अब क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देता है, इसके मैकेनिज्म को अभी हमने नहीं जाना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये कैसे जो है सीमेंट को वीक कर रहा है, इसके भी मैकेनिज्म को अभी हमने नहीं समझा है। दूसरी बात यह है कि ये कैसे क्लिंकरिंग टेम्परेचर घटा रहा है, ये भी हमने अभी इसके मैकेनिज्म को नहीं समझा है। एक बात और आपसे देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने अभी लाइम को पढ़ा था, लाइम की अगर हम बात कर लें तो लाइम में जो बाइंडिंग नेचर आ रही है या जो स्ट्रेंथ आ रहा है, ये जो साउंडनेस आ रही है, इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, हमने अनसाउंडनेस के मैकेनिज्म को डिस्कस किया था, लेकिन स्ट्रेंथ का मैकेनिज्म और साउंडनेस का मैकेनिज्म ये किस कारण से ऐसा लाइम के आने से हो रहा है, सीमेंट के अंदर ऐसा किस वजह से हो रहा है, इसके मैकेनिज्म को अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, और अब सिलिका की बात करें तो हम कह रहे हैं कि अगर ये एक्सेस में होगा, दूसरी बात ये कैसे स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है, इसके भी मैकेनिज्म को हमने डिस्कस नहीं किया। ये कैसे इसके सेटिंग टाइम को बढ़ा रहा है, इसके मैकेनिज्म को भी हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को इनको समझने के लिए जहां जहां पे हमने अभी क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं, इन सारे मैकेनिज्म को हमको समझने के लिए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स, इनके मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें जो है कुछ चीजों की जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, तो वो जानकारी हम अगले लेक्चर में 100% उस चीज की जानकारी ले लेंगे कि ये किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे की जो जानकारी है वो हमें होनी जरूरी है, तभी हम वो चीज डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी हम डिस्कस कर सकते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चीजें आपने अभी पढ़ी नहीं है, वो चीज अभी आपने जानी नहीं है। जब उस पर्टिकुलर फैक्ट की जानकारी या उस पर्टिकुलर टॉपिक की जानकारी आपको हो जाएगी तो आप इनके मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लेंगे। तो ये जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर ले लेंगे। ठीक है, तो जब मैं वहां पर उस चीज को डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस चीज की मैकेनिज्म यहां पर छोड़ रखी है कि इसके पीछे की क्या वजह है, अब वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर में उन चीजों को देखेंगे तो हम इनके सारे मैकेनिज्म को हम देख लेंगे कि ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, ओके, तो अब हम चलते हैं अगले कंस्टिट्यूएंट के ऊपर। जो अगला कंस्टिट्यूएंट है हमारा वो है हमारा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसका एब्रीवेशन है F से डिनोट करेंगे, ये होता है 3 से 4%, 3 to 4%। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना कि ये क्या करता है, ये कलर देता है। कौन सा कलर देता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, यानी रेडिश ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। रेडिश ब्राउन टिंज या कह सकते हैं कि रेडिश ब्राउन शेड जो है वो सीमेंट के अंदर आता है, तो वो आपका आयरन ऑक्साइड से आता है। लेकिन आप जानते हैं कि सीमेंट का जो रिजल्टेंट कलर होता है वो मेजरली जो पोर्शन है जैसे लाइम है, तो लाइम के कारण ही वो सारा का सारा उसके अंदर
जो उसका कलर आता है वो निकल के आता है, लेकिन उसमें हल्का सा रेडिश टिंज होता है, रेडिश शेड होता है। वो रेडिश शेड जो है इसी आयरन ऑक्साइड की बदौलत आता है। ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ यानी कहने का मतलब है कि ये सीमेंट में हार्डनेस और स्ट्रेंथ को भी इंड्यूस कराता है। तो आपने देखा होगा कि अभी हम दो कॉन्स्टिट्यूएंट, एक लाइम और एक सिलिका देखे जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तीसरा आपका जो है ये आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यानी तीन हो गए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले अभी तक, लाइम हो गया, सिलिका हो गया और तीसरा है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या करता है, सीमेंट को कलर देता है, सीमेंट को हार्डनेस देता है, सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हार्डनेस का क्या मतलब है, अभी हमने पहले तो डिस्कस किया था, फिर भी इसको लिख लेते हैं। हार्डनेस का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टियर, क्या कह सकते हो, एब्रेजन। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस मिलता है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हार्डनेस। तो सीमेंट के अंदर जो है हार्डनेस, स्ट्रेंथ और कलर ये मिल रहा है आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, ओके। अब यहां पे बात ये है कि ये जो पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि एक्ट एज अ कैटलिस्ट, मतलब ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है। किसके लिए, सीमेंट की हाइड्रेशन कराने के लिए। सीमेंट की हाइड्रेशन का क्या मतलब है, हाइड्रेशन का मतलब है रिएक्शन विथ वाटर, यानी वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। तो ये कह रहा है कि ये सीमेंट की हाइड्रेशन कराने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। और क्या करता है, फ्यूजन ऑफ इंग्रेडिएंट ड्यूरिंग बर्निंग। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि एक प्रोसेस आता है बर्निंग का प्रोसेस। तो वो कह रहा है कि ये सारे इंग्रेडिएंट को फ्यूज कराने का, आपस में मिक्स कराने, फ्यूज करने का मतलब कि वो जो आपस में मिक्स होके बर्न होके जो कंपाउंड बना रहे हैं उसी को एक तरह से फ्यूजन आप समझ सकते हैं। तो वो फ्यूज कराता है बर्निंग के दौरान। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये सीमेंट का हाइड्रेशन कराता है। आपको अभी जब हम आगे हाइड्रेशन सीमेंट का डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि सीमेंट का हाइड्रेशन जितना अच्छी तरह से होगा, सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ भी उतनी ही अच्छी आएगी। तो जो आयरन ऑक्साइड है ये इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये कोई काम पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, बस एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है हाइड्रेशन कराने के लिए सीमेंट का। तो सीमेंट का हाइड्रेशन होगा तो सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। यानी कहने का मतलब है कि ये आयरन ऑक्साइड इनडायरेक्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट के अंदर, क्या करा के, सीमेंट का हाइड्रेशन करा के और बर्निंग प्रोसेस में इंग्रेडिएंट को फ्यूज करा के। ठीक है, अब अगर जो है, अगर ये वैल्यू, अच्छी बात है ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है तो हाइड्रेशन बढ़ा रहा है। तो हाइड्रेशन का बढ़ाने का क्या मतलब है कि हाइड्रेशन अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा, तो हम इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। चलिए बढ़ा देते हैं तो देखते हैं क्या दिक्कत है। जब हम इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे तो ये कह रहा है कि जो क्लिंकर है सीमेंट का, जो सीमेंट के पार्टिकल हैं उनका फॉर्मेशन पहले हो जाएगा, यानी वो अच्छी तरह से फ्यूज नहीं होंगे, यानी उनके अंदर अच्छी तरह से उनका प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जब प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा तो आपका फ्यूजन इनकम्प्लीट हो जाएगा। जब फ्यूजन इनकम्प्लीट हो जाएगी तो स्ट्रेंथ आपकी क्या कर जाएगी, स्ट्रेंथ आपकी रिड्यूस कर जाएगी। ठीक है, यानी अगर ये ज्यादा हो गया, ज्यादा मात्रा में हो गया, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो Fe2O3 होती है एक इनर्ट कंपाउंड है, यानी इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो अगर ये ज्यादा होगा तो सीमेंट की रिएक्टिविटी को भी क्या कर देगा, कम करा देगा। जब सीमेंट रिएक्शन ही नहीं करेगा वाटर के साथ, यानी हाइड्रेशन ही नहीं करेगा, तो ऑब्वियस की बात है कि आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये ज्यादा हो गया तो आपके स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, घटा देगा। अब जब घटा दिया तो क्या करना है भाई, कम कर दो। फिर बात आती है ज्यादा है तो दिक्कत है तो कम कर देते हैं। चलिए कम करके देख लेते हैं। तो कम करने पे क्या हुआ कि इसका फ्यूजन जो है इंग्रेडिएंट का वो स्लो हो जा रहा है। यानी ये कहने का मतलब है कि आपका जो ये फ्यूजन बढ़ा रहा था, जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, ये कैटलिस्ट जो काम कर रहा था, ये कैटलिस्ट का काम करना कम कर देगा, यानी कैटलिस्ट उत्प्रेरक का काम जो है
कम हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, फ्यूजन को स्लो कर देगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आयरन ऑक्साइड के से रिलेटेड बातें। ठीक है, तो हमने 4 चीजें पढ़ ली। हमने पढ़ लिया लाइम, सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड, कि ये कैसे जो है सीमेंट को अपनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अगला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा, अगला कॉन्स्टिट्यूएंट को हम देखते हैं। तो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है जिप्सम। ठीक है, अब बात करते हैं हम जिप्सम की। ठीक है, अब यहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो जिप्सम है, जिप्सम जो है वो आपका अलग से मिलाया जाता है। कहने का मतलब है कि जिप्सम की जो प्रॉपर्टी है वो सीमेंट के इंग्रेडिएंट में या कैलकेरियस और आर्जिलेसियस कंपाउंड में होती नहीं है। ठीक है, तो अब वो कंपाउंड के अंदर होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जिप्सम को अलग से मिलाते हैं। ठीक है, ये जो जिप्सम है जिसका परसेंटेज है 3 to 4%। ठीक है, 3 से 4%, CaSO4 2H2O। ठीक है, 2H2O। ये जो 2H2O है इसको कहते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, यानी सीमेंट, यानी कहने का मतलब है कि ये कैल्शियम सल्फेट को हम मिलाते हैं। इस कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम के फॉर्म में मिलाते हैं। जिप्सम का फॉर्म का मतलब ये है कि कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है तो हम उसको जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, इसको अलग से मिलाया जाता है क्योंकि देखा यह गया है कि जो कैलकेरियस या आर्जिलेसियस कंपाउंड होते हैं उनके अंदर ये जिप्सम पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, अलग से उसमें मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, इस बात को ध्यान देते हैं। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी ये क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने का काम करता है। अब यहां पर ध्यान देंगे, मैंने आपसे बोला था कि जो सेटिंग टाइम, यानी अगर केवल सेटिंग टाइम लिखा रहे तो हम उसको कहेंगे कि इसकी फाइनल प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अब जब इसकी इनिशियल प्रॉपर्टी को इसको बताना था तो इसने इनिशियल इसके साथ साथ लिख रखा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे पूरी बिल्डिंग मटेरियल के स्टडी के दौरान कि जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी डिस्कस की जाएगी, अगर उसके बारे में कुछ नहीं कहा रहा है तो वो हमेशा उसके फाइनल या अल्टीमेट प्रॉपर्टी को बता रहा है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, साफ साफ इसने लिखा हुआ है इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी ये क्या करता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने का काम करता है, सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। अब बात ये आती है कि इनिशियल सेटिंग टाइम हमें ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। ठीक है, तो इन जनरल हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो हमें ज्यादा चाहिए होता है। क्यों ज्यादा चाहिए होता है, ताकि आप सीमेंट के साथ अच्छे से काम कर पाओ। अब कौन कौन सा काम करना है, अब आपको सीमेंट के साथ काम करना है, जैसे आपको सीमेंट की मिक्सिंग करनी है, ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करके साइट पे ले गए, साइट पे ले जाने के बाद उसकी प्लेसिंग करनी है, प्लेसिंग करने के बाद उसका कॉम्पैक्शन करना है, कॉम्पैक्शन करने के बाद उसकी फिनिशिंग करनी है। तो इतने सारे काम आपको सीमेंट के ऊपर करने होते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम को करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर समय चाहिए। तो अगर आपके पास समय ज्यादा होगा तो आप काम भी ज्यादा कर पाओगे, काम अच्छे से कर पाओगे। इसलिए हम इन जनरल चाहते हैं कि इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम हो वो क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि सीमेंट के अंदर जो है इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए हम जिप्सम को मिक्स कर देते हैं। अब यहां पे बात आती है कि ये जिप्सम सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम को कैसे बढ़ाता है। इस चीज की मैकेनिज्म हम जो है नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जब हमको उस चीज की जानकारी हो जाएगी। कुछ चीजों को हमें वहां पे जानना है, जब उस चीजों को जान लेंगे, जब उस फैक्ट्स को जान लेंगे, तब हमको ये डील करने में, इसके मैकेनिज्म को समझने में ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ओके, तो ये रहा जिप्सम से रिलेटेड जानकारी। अब हम बात करते हैं अगला कॉन्स्टिट्यूएंट, जो छठवां कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, इसका परसेंटेज है 0.1 to 4%। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो इसका जो रेंज है वो रेंज बहुत कम है, रेंज को बहुत ही कम रखा गया है। क्यों कम रखा गया, ये अभी आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। फंक्शन इसके काम क्या है, ये क्या करता है, सीमेंट को कलर देता है और हार्डनेस देता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, कलर देता है, कलर कौन सा देता है,
एलोइस कलर, एलोइस सीमेंट के अंदर जो है एलोइस जो कलर आती है वो एलोइस टिंज, यानी टिंज कह सकते हो आप, शेड कह सकते हो, ठीक है। एलोइस टिंज यानी सीमेंट का तो जो मेन कलर है या जो सीमेंट के कलर के लिए रिजल्टेंट है वो तो आपका लाइम है, लेकिन उसमें हल्का हल्का एलोइस टिंज भी होता है। वो एलोइस टिंज जो है मैग्नीशिया के कारण आता है, ठीक है। तो ये कलर प्रोवाइड करता है। और क्या प्रोवाइड करता है? हार्डनेस। हार्डनेस मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टियर या रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेजन कह सकते हैं आप। हार्डनेस भी इसके कारण आती है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी इसके कारण आती है। तो आपने चार कंस्टिट्यूएंट देखे होंगे जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, ठीक है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करता है, ये स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है कि कैलकेरियस और आर्जिलेशियस कंपाउंड को फ्यूज कराने में मदद करता है आयरन की ही तरह, ठीक है। तो वहां से ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इनडायरेक्टली। अब अगर ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस दे रहा है तो ये बात आती है दिमाग में कि इसके उसको बढ़ा दें, ठीक है। तो जब हम इसको बढ़ाते हैं तो ये कह रहा है कि ये सीमेंट को अनसाउंड कर देता है। और आपने अनसाउंडनेस को लाइम में अभी देखा था कि अनसाउंडनेस कितना खतरनाक है आपके लिए। तो आप नहीं चाहोगे कि ये सीमेंट को क्या करे? अनसाउंड करे, यानी ये हार्मफुल है, यानी ये दिक्कत करता है, ये हार्मफुल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशिया के कंटेंट को बड़ा ही कम रखते हैं, जितना कम हो पाता है, ठीक है। ओके, तो अनसाउंडनेस ये कैसे प्रोवाइड करता है अभी इसको हम आगे देखते हैं। अब हम अगले कॉन्स्टिट्यूएंट की तरफ चलते हैं जो है आपका सल्फेट। सल्फेट यानी सल्फेट का जो परसेंटेज है वो 1 से 3% है, ठीक है। तो सल्फेट के बारे में अगर हम बात करें तो सल्फेट कह रहा है कि रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंज लीड टू अनसाउंडनेस, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सल्फर के बारे में कोई और अच्छी जानकारी नहीं है। सल्फर के बारे में केवल और केवल ये कह रहा है कि ये जहां भी रहेगा क्या करेगा? वॉल्यूम चेंज कराएगा और क्या करेगा? अनसाउंडनेस को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, अनसाउंडनेस दे देगा। यानी ये केवल और केवल क्या है? ओनली, ये केवल और केवल क्या है? हार्मफुल है, ओनली हार्मफुल, केवल और केवल हार्मफुल है। अब यहां पे बात ये आती है कि हमें जब ये हार्मफुल है तो हम इसको रख क्यों रहे हैं, ये उसके इंग्रेडिएंट में मौजूद क्यों है? तो इसका जवाब यही है कि आपने जब भी कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल को मिक्स किया था तो वो जो रॉ मटेरियल थे, जो कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल थे, उनमें सल्फर इनहेरेंट है कि वो मौजूद ही रहता है। आप उसको कितना भी कम कर दो तो हमसे जितना हो पाता है हम उसकी वैल्यू को कम रखना चाहते हैं, क्योंकि ये केवल और केवल हार्म करता है। तो आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जितने भी बिल्डिंग मटेरियल हैं, चाहे जितने भी बिल्डिंग मटेरियल हैं, उसमें सल्फर होगा ही होगा, चाहे वो कम मात्रा में रहे, वो चाहे वो ज्यादा मात्रा में रहे। तो इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम इतना करते हैं कि इसको जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखते हैं, क्योंकि ये केवल और केवल क्या है? हार्मफुल है। हार्मफुल किस वजह से है? क्योंकि ये अनसाउंडनेस को बढ़ा देता है, अनसाउंडनेस को बढ़ाता है। तो अब कहते हैं, अब देखते हैं कि अनसाउंडनेस को, अभी बात की कि मैग्नीशिया और सल्फर दोनों अनसाउंडनेस दे रहे हैं, तो कैसे दे रहे हैं उसको थोड़ा समझते हैं। सपोज दैट ये है लाइम और ये है एल्यूमिना, ठीक है। हमने इसके एब्रीविएशन को लिखा है। अब ये क्या कंपाउंड बनेगा क्या नहीं बनेगा उसको तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ लो कि लाइम और एल्यूमिना जब मैग्नीशियम और सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम और सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक कंपाउंड बनाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और एल्यूमिनियम का, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और एल्यूमिनियम का एक कंपाउंड बनाएगा। ये कंपाउंड क्या है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, क्योंकि वहीं पे ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि कुछ चीजों की हमको जानकारी हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि लाइम और एल्यूमिना जब मैग्नीशियम और सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक कंपाउंड बनाता है जिसके अंदर लाइम, मैग्नीशिया, सल्फर और एल्यूमिनियम होते हैं, एल्यूमिना होता है। तो देखा ये गया कि ये जो वॉल्यूम है इसका लाइम और एल्यूमिना का, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है V1 और ये जो कंपाउंड बना रहा है इसका जो वॉल्यूम है वो V2 है, ठीक है। तो जब ये लाइम और एल्यूमिना से ये मैग्नीशियम और सल्फर रिएक्ट करता है तो ये एक ऐसा कंपाउंड बनाता है
कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या एल्युमिनियम, जिसकी वॉल्यूम होती है V2। तो देख ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि ये जो V2 होता है ये मच मच ग्रेटर देन V1 होता है, ठीक है। यानी इसकी वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा आती है रिएक्शन के बाद, रिएक्शन करने के बाद इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसा आपने देखा था कि लाइम जब जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के कारण उसने जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था तो उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड से ज्यादा था, इसलिए वो अनसाउंडनेस लीड कर रहा था, अनसाउंडनेस कर रहा था। यहां पर अनसाउंडनेस की क्या वजह है, मैग्नीशियम सल्फर के कारण, कि जो वो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है लाइम और एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करके, वो उसकी वॉल्यूम जो है उसके लाइम और एल्यूमिना के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा होती है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो अनसाउंडनेस कॉज करेगा, अनसाउंडनेस कॉज करेगा तो क्रैक्स जनरेट होगा, क्रैक्स जनरेट होगा तो फाइनली जो है आपका जो मटेरियल है या जो आपका मेंबर है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तो ये रहा आपका जो है अनसाउंडनेस का मैकेनिज्म सल्फर और मैग्नीशिया के कारण। अब अगला और लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट हम देखते हैं अल्कलीज। अल्कलीज Na2O, Na2O, K2O, इसका परसेंटेज है 0.221%, ठीक है। अब यहां पर बात यह है कि अल्कली, जैसे सल्फर की हम बात कर रहे हैं कि किसी भी बिल्डिंग मटेरियल में सल्फर इनहेरेंट होता है, वैसे ही अल्कली जो है हर एक बिल्डिंग मटेरियल में मौजूद होता है, आप चाहें या न चाहें, ठीक है। इसलिए हम इसके परसेंटेज को जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखते हैं। क्यों रखते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्या करता है, अल्कली जो है सीमेंट को पोरस बना देता है, यानी उसके अंदर पोर्स जनरेट करा देता है, खाली जगह जनरेट करा देता है। खाली जगह जनरेट करा देगा तो ये क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, और जब वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो अपनी वॉल्यूम को क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी वॉल्यूम चेंज होगा, चाहे वॉल्यूम इंक्रीज करे या वॉल्यूम डिक्रीज करे, वो हमेशा जो है मेंबर के लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि अल्कलीज आएगा तो आप क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कराएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कराएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्रैक्स जनरेट होंगे, क्रैक्स जनरेट होंगे तो फाइनली जो है मेंबर डिसइंटीग्रेट करेगा, फेल करेगा, ठीक है। ओके, तो ये तो एक दिक्कत है। दूसरा है एक्सेलरेट द सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट, यानी सीमेंट पेस्ट की सेटिंग को क्या करता है, ये एक्सेलरेट करता है। अगर अल्कली ज्यादा होगा तो सीमेंट का पेस्ट जो है जल्दी सेट कर जाएगा, यानी उसकी सेटिंग टाइम क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। दूसरा है कॉजेज इन्फ्लोरिसेंस। इफ्लोरिसेंस का मतलब यहां पर ये है, इफ्लोरिसेंस को आप अगर समझें तो इफ्लोरिसेंस का मतलब है रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। रॉ लैंग्वेज में समझने की कोशिश, रिएक्शन विद वाटर। ये अल्कली जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है कि एक व्हाइट स्पॉट, यानी एक व्हाइट स्पॉट जनरेट कराता है, व्हाइट स्पॉट जनरेटेड, यानी व्हाइट स्पॉट जनरेट कराता है। और ये व्हाइट स्पॉट जो है देखने में आप देखेंगे कि जब भी किसी भी बिल्डिंग मटेरियल को देख लीजिए, चाहे वो ब्रिक वाल हो, चाहे वो आरसीसी स्लैब हो, चाहे वो प्लास्टर हो, तो आप देखेंगे कि एक हल्का सा व्हाइट स्टेन जनरेट होता है, व्हाइट स्टेन दिखाई देता है जब 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 वो पर्टिकुलर मटेरियल क्या कर जाता है, सेट कर जाता है, ठीक है। तो अब ये व्हाइट स्टेन जनरेट होता है तो देखने में बड़ा बेकार लगता है वो, यानी कहने का मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता है। यानी जो अल्कलीज है वो क्या करेगा, इफ्लोरिसेंस के कारण एक व्हाइट स्पॉट जनरेट करेगा, व्हाइट स्टेन जनरेट करेगा। उस व्हाइट स्टेन के कारण जो उसकी स्थेटिक वैल्यू है वो क्या कर जाती है, कम हो जाती है, स्थेटिक वैल्यू उसकी कम करा देता है। अब स्थेटिक वैल्यू कम हो गई तो आप क्या करोगे, आप उसकी फिनिशिंग कराओगे, आप उसके ऊपर प्लास्टरिंग कराओगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपके कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट को क्या करेगा, ये अल्कली इफ्लोरिसेंस के कारण क्या करेगा, बढ़ा देता है, ठीक है। इसलिए इससे भी दिक्कत है आपको, ठीक है, इफ्लोरिसेंस नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात, जब भी अल्कली एग्रीगेट को देखता है,
यानी एग्रीगेट से जब भी उसका इंटरेक्शन होता है, यानी अल्कली का जब भी एग्रीगेट से मुलाकात होता है, तो वो क्या करता है एग्रीगेट के साथ, वो एक्सपेंसिव रिएक्शन क्या करता है, एक्सपेंसिव रिएक्शन करता है। यानी जब भी एल्कली को एग्रीगेट से मिलेगा, यानी एग्रीगेट की जब भी, या अल्कली की जब भी एग्रीगेट से मुलाकात होगी, तो वो एग्रीगेट के साथ रिएक्शन करके एक्सपेंड कर जाएगा, वॉल्यूम को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और आपको भी पता है कि वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा वो आपके लिए क्या है, खतरे की घंटी है। तो आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, ठीक है। तो ये भी आपका क्या करता है, फाइनली डिटोरिएट करेगा और फाइनली डिसइंटीग्रेट करा देगा आपके पूरे के पूरे मेंबर को और मेंबर के स्ट्रक्चर को, ठीक है। ओके, तो ये आपका जो है अल्कली आप चाहते नहीं है, अल्कली आपके चाहने से होता भी नहीं है, क्योंकि अल्कली जो है हर एक की बिल्डिंग मटेरियल में इनहेरेंट रहता है कि वो रहता ही रहता है। उसको जितना कम करा सकते हैं उतना हम कम कराने की कोशिश करते हैं। तो यानी ये भी एक तरह का हार्मफुल मटेरियल है, ठीक है। ओके, ये भी एक नुकसानदायक इंग्रेडिएंट है सीमेंट के लिए। ओके, तो ये रहा आपका जो है टोटल इंग्रेडिएंट, जिसमें हमने देखा लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, जिप्सम, मैग्नीशिया, सल्फर, अल्कलीज, ठीक है। अब इसमें देखिए अनसाउंडनेस कॉज कराने वाले कौन कौन से थे। लाइम अगर ज्यादा हो जाएगा तो अनसाउंडनेस कॉज कराएगा, अगर सल्फर होगा ज्यादा तो अनसाउंडनेस कॉज कराएगा, मैग्नीशिया अगर ज्यादा होगी तो अनसाउंडनेस कॉज कराएगी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले कौन कौन से थे। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले आपके लाइम थे, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, ठीक है, ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे। हार्डनेस कौन कौन से प्रोवाइड कर रहे थे, हार्डनेस आपका आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कलर कौन से दे रहा था, कलर का जो मेजर कलर है सीमेंट का, वो आता है आपके आयरन लाइम के कारण ग्रेइश कलर, और उसमें जो ब्राउन टिंज या कह सकते हैं कि रेडिश ब्राउन टिंज होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण आता है, और जो एलोइस टिंज या एलोइस शेड होता है वो आपका मैग्नीशिया के कारण आता है। हार्मफुल इंग्रेडिएंट कौन कौन से हो गए आपके, मैग्नीशिया हो गया, सल्फर हो गया, अल्कलीज हो गया। ये आपको नहीं चाहिए लेकिन आपके हर एक बिल्डिंग मटेरियल में मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो है इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को हमने डिटेल में डील किया है, और तो अब मैं ये मान के चलता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और इसको इसी तरह से हम सारे आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे हम उसको जो है इसी डीप नॉलेज की तरह डील करेंगे, इसी डीप में हम चलेंगे और डिटेल में चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ताकि हमें जो है बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हमने कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे छोड़ रखे हैं। ये मैकेनिज्म हम जो है जब हम कल वाली क्लास में आएंगे तो हम जब उस कुछ फैक्ट्स को जानना है, वो जानकारी जब हमारे पास आ जाएगी तो जो जो मैकेनिज्म हमने छोड़ के रखे हैं वो हम याद दिलाएंगे कि मैंने आपको वो मैकेनिज्म वहां पे छोड़ रखा है, तो वो मैकेनिज्म वहां पे हम लोग डील करेंगे। तो उसके सारे मैकेनिज्म, जो इंग्रेडिएंट के सारे मैकेनिज्म वो किस कारण से आ रहे थे वो सब हम वहां पे देख लेंगे। हमने यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं, वो डिस्कस इसीलिए कर पाए क्योंकि उसके लिए आपको बेसिक जानकारी उसके पास, आपको उसकी जानकारी बेसिक मौजूद है, इसलिए हम वो चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर पाए, ठीक है। जिन चीज़ों की जानकारी अगले क्लास में हो जाएगी उससे रिलेटेड जो भी मैकेनिज्म होगा उसको हम जो है अगले क्लास में डील करेंगे, ठीक है। अच्छा, जाने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। कि ये जो लगभग ए 1 2 3 7 इंग्रेडिएंट हो गए, तो ये 7 इंग्रेडिएंट को याद कैसे रखते हैं। तो कुछ न्यूमेरिक्स हैं, वो न्यूमेरिक्स थोड़ा देख लेते हैं कि याद कैसे रखना है, ठीक है। तो न्यूमेरिक्स ये है आपका कि इसको कहते हैं लॉस में है एम्स, लॉस में है, लॉस में है एम्स। यहां पे आप ध्यान देना कि जो जो कैपिटल लेटर लिखा हुआ है उन्हीं पे आपको ध्यान देना है। तो इस लॉस का मतलब है यहां पर, इस लॉस का मतलब है यहां पर लाइम, एस का मतलब है सिलिका, ए का मतलब है एल्यूमिना,
आई का मतलब है आयरन ऑक्साइड, एम का मतलब है मैग्नीशिया, एम का मतलब है मैग्नीशिया, एस का मतलब है सल्फर। ठीक है, और अल्कली आपको याद रखे नहीं रखिए, कहीं कहीं पे अल्कली को नहीं बताया जाता है, उसके इंग्रेडिएंट को नहीं माना जाता है, और कहीं कहीं पे माना जाता है। तो ये जो मेन इंग्रेडिएंट थे आपको इनको ध्यान रखना है। तो लाइम 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 आपका जो है सी ए वो, लाइम की बात कर लें तो कैसे इसको दिखा रहे थे हम, सी ए वो, सिलिका को हमने दिखाया यस आई ओ टू। ठीक है, एल्यूमिना को दिखाया हमने, एल्यूमिना को हमने दिखाया एल्यूमिना को हमने दिखाया Al2O3, आयरन ऑक्साइड को Fe2O3, सल्फर S, मैग्नीशिया Mg। इनके परसेंटेज को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, इसके लिए हम ये न्यूमेरिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि लॉस में है इम्स। ठीक है, अगर आपको ये चीज डायरेक्ट याद हो जा रही है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, आप उसको एज इट इज जैसे ही याद करना है आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, न्यूमेरिक्स के फॉर्म में याद करना है न्यूमेरिक्स के फॉर्म में याद कर लीजिए। अब बात ये आती है कि आप अब पूरी इंजीनियरिंग जब आप पढ़ेंगे तो चीजों को, ढेर सारी चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिक्स को भी, यानी इसको भी तो याद ही करना पड़ेगा, न्यूमेरिक्स को भी तो आप याद ही तो कर रहे हो, यानी कहने का मतलब इसको भी याद करना है। तो अब कभी कभी दिक्कत ये हो जाती है कि हमको याद ही नहीं पड़ता या स्ट्राइक ही नहीं करती वो चीज कि हमने इसके पीछे जो है क्या न्यूमेरिक्स लगा रखा था। ठीक है, तो आपको अगर ये चीज इंग्रेडिएंट डायरेक्ट याद हो जा रहे हैं तो डायरेक्ट याद करिए, नहीं हो रहे हैं तो लॉस में है एम्स, एम्स लॉस में है। ठीक है, तो ये भी आपके जो इंग्रेडिएंट को याद करने का जो न्यूमेरिक्स है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका न्यूमेरिक्स जो है यहाँ से ये हो जाता है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह से हम आगे जो है बिल्डिंग मटेरियल के सीमेंट पार्ट को अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरह से स्टडी जारी रखिए। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं स्वतंत्र कुमार, थैंक यू।